हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। आज के सेशन में मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर करने वाली हूँ करण चौधरी की बुक से। और इससे पहले मैंने लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स आए हैं उसको मैंने कवर कर दिया है। उसके सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियोज़ तक पहुँच सके। और अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके एग्जाम से रिलेटेड डालूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखते रहें। तो आइए आज हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप। जिस प्रकार वातावरण व्यवस्था, जागृति, सेवा दशाएं और सामूहिक सौदेबाजी हम आजकल औद्योगिक क्षेत्रों में देखते हैं, ऐसी बातें प्राचीन काल में नहीं थी। तब नियोजन और कर्मकार उन दिनों साधारणतः मजदूर के नाम से जो संबोधित थे, नियोजन और कर्मकार का संबंध मालिक एवं दास का होता था। स्वामी मनमाने ढंग से गरीब मजदूरों का शोषण करता था। इस संबंध में सुधार की बात करना बहुत ही असहज था, विशेषकर मालिकों के लिए। समय के साथ और जागरूकता के कारण इनके आपसी संबंध बहुत हद तक न्यायोचित और भेदभाव विहीन हो सके। 20वीं शताब्दी में विधि शास्त्र की एक शाखा के रूप में औद्योगिक विधि शास्त्र का विकास हुआ। विधि शास्त्र इस शाखा ने स्वामित्व और सेवक की पुरानी विधि को नकार दिया और संविदा की स्वतंत्रता पर आधारित अहस्तक्षेप के पुराने सिद्धांतों को समाज के व्यापक हित में प्रभावहीन बना दिया। क्योंकि प्राचीन सिद्धांतों को स्वामी और सेवक के बीच मधुर संबंधों के विकास में अपर्याप्त पाया गया है। विधानों एवं न्यायिक निर्वाचनों द्वारा नियोक्ता के पुरातन अधिकार अपने इच्छा अनुसार कर्मकार को भाड़े पर लेना और निकाल देना पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। किस पे? कर्मकार को भाड़े पर लेना और निकाल देना, इस पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस प्रकार औद्योगिक विधि के क्षेत्र में उठाया गया ये कदम अत्यंत नवीन और अद्भुत है। 20वीं शताब्दी के दौरान समूचे विश्व में औद्योगिक समाज संविदा से हैसियत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो कि एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं विधि शास्त्रीय स्थिति है। ये सभी परिवर्तन औद्योगिकरण की देन थे। औद्योगिकीकरण से कुछ नई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। इससे निजात पाने के लिए कुछ सिद्धांतों का भी जन्म हुआ, जैसे आर्थिक संघर्ष अवश्यंभावी है, इस तथ्य को स्वीकारने की प्रवृत्ति, अहस्तक्षेप से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन, कर्मकारों का सम्मिलित होकर के संस्था या संघ बनाने का अधिकार, सेवा शर्तों को और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने का कर्मकारों का अधिकार, राज्य सामाजिक हितों के रक्षक के रूप में और राज्य के विधानों से न्यूनतम मानदंडों की प्रत्याभूति होनी चाहिए, इन सारे सिद्धांतों का जन्म हुआ। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक विकास के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग है: प्रारंभिक काल 1850 से 1918 तक, दूसरा प्रगति काल 1919 से 1945 तक, और पूर्ण प्रौढ़ता एवं स्वातंत्र्योत्तर काल यानी 1946 से अब तक। भारत में औद्योगिक संबंध का विकास कैसे हुआ? भारत में औद्योगिकीकरण, जिसका प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था, इसमें श्रमिक एक ऐसी कड़ी है जो अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक आकलन के अनुसार अब भारतीय श्रमिक विकसित राष्ट्रों के श्रमिकों से कम कुशल नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता का स्तर जो है वो निम्न है। हमारे यहाँ श्रम प्रधान तकनीक एवं श्रम के प्रति सम्मान विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षा एवं उद्योग नीति के आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। संतोष का विषय है कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया है, फिर भी देश आज बेकारी का शिकार है। इस गंभीर समस्या के समाधान में श्रम प्रधान तकनीक ही सही दिशा निर्देशक बन सकती है। भारतीय संविधान को औद्योगिक विधि शास्त्र के विकास का श्रेय जाता है, जिसने औद्योगिक संबंधों को लोगों के सामने रखा। भारतीय न्यायालय ने भी औद्योगिक विधि शास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया है। क्या है औद्योगिक संबंध की परिभाषा? तो आगे हम जानते हैं इसकी परिभाषा। मोटे तौर पे शब्द औद्योगिक संबंध का अर्थ नियोजक
और नियोक्ता के आपसी संबंध से लगाते हैं। जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए जैसे सामग्री का उत्पादन इत्यादि सामूहिक रिश्तों के माध्यम से इसे पूरा किया जाता है तो इस रिश्ते को ही औद्योगिक संबंध कहते हैं। इस रिश्ते को क्या कहते हैं? औद्योगिक संबंध कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में औद्योगिक संबंध का विस्तार हुआ है। अब नियोक्ता कर्मचारी संबंध से परे जाकर नियोक्ता कर्मचारी और राज्य का भी आपसी मेल जोल बढ़ा है। राज्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संगठनों तथा अन्य लोगों के बीच संबंधों को विनियमित करने की आवश्यकता होती है। विशेषकर दो शब्दों श्रम प्रबंध न संबंधों और नियोक्ता कर्मचारी संबंधों का उल्लेख ही औद्योगिक संबंध को निरूपित करता है। श्रम प्रबंधन ये दो शब्द जो हैं विशेषकर श्रम प्रबंधन संबंधों और नियोक्ता कर्मचारी संबंधों का उल्लेख ही औद्योगिक संबंध को निरूपित करता है। यही परिभाषा का सार है औद्योगिक संबंध के। औद्योगिक संबंधों की प्रकृति की बात करें तो औद्योगिक संबंधों की प्रकृति बहुआयामी होती है। ये मुख्य रूप से 3 कारकों पर आधारित होती है। वो 3 कारक हैं संस्थागत कारक जैसे सरकार की नीति, श्रम कानून, आर्थिक कारक जैसे सभी प्रकार के आर्थिक स्वामित्व जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, और तीसरा कारक है तकनीकी कारक। तकनीकी कारक जैसे उत्पादन की तकनीकी, पूंजी संरचना। तकनीकी कारक जैसे उत्पादन की तकनीकी, पूंजी संरचना। ये 3 कारक हैं। इस तरह औद्योगिक संबंध संस्थागत, आर्थिक और तकनीकी कारकों के माध्यम से सरकार, उद्योग और श्रमों के बीच की आपसी समन्वय होती है। औद्योगिक संबंधों की क्या अहमियत है? औद्योगिक संबंध हमेशा सहज संबंधों को निरूपित करता है। इस तथ्य का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि औद्योगिक विवाद उत्पन्न ना हो। अगर उत्पन्न हो भी जाए तो उसको सहज और सही प्रशासन के द्वारा त्वरित निपटारा भी हो। यदि अच्छे संबंध होते हैं तो उसके कई लाभ होते हैं, जैसे कि औद्योगिक शांति बनी रहती है, उच्च उत्पादकता होती है, औद्योगिक लोकतंत्र, सामूहिक सौदेबाजी, कर्मकारों को उचित लाभ होता है, उच्च नैतिकता और परिवर्तन की समस्या। ये कई सारे लाभ होते हैं अगर अच्छे संबंध हो तो। औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य कैसा है? श्रमिक विधियों के जानकारों के अनुसार मुख्य रूप से 2 आधार होते हैं जिन पर संबंधों का भविष्य होता है, सहयोग और संघर्ष। सहयोग के माध्यम में औद्योगिक संबंधों को समझा जा सकता है, जैसे कि मजदूर संगठनों और प्रबंधन की आपसी सहयोग। हितों के संघर्ष को परिदृश्य के संबंधों का निर्धारण होता है। हितों के संघर्ष के परिदृश्य से संबंधों का निर्धारण होता है। औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य कर्मकारों की आर्थिक सुदृढ़ता, उत्पादकता में बढ़ोतरी और उद्योग के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास। ये है औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य। आर्थिक सुदृढ़ता, उत्पादकता में बढ़ोतरी और उद्योग के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है। वो सिद्धांत हैं औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित सरकारी सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, विशेषकर उत्पादन को विनियमित तथा औद्योगिक संबंधों को कानूनी दायरे में लाना। ये सिद्धांत है औद्योगिक संबंधों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। समस्या तथा विवादों के निपटारे में सामूहिक सौदेबाजी का विकल्प होना, अच्छे मजदूर प्रबंधन संबंधों को बनाए रखने के लिए नियोजक और संगठन के बीच आपसी समझ तथा स्वतंत्र व्यवहार का होना, और औद्योगिक संघर्षों को रोकने तथा हड़ताल तथा तालेबाजी को कम करने का विकल्प होना। ये चारों जो सिद्धांत हैं ये है औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए सिद्धांत है। औद्योगिक संबंधों की अवधारणाएं 18वीं शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर यूरोप में औद्योगिक क्रांति का युग था। 18वीं शताब्दी, इस क्रांति ने औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप नए नए विचार दिए। समय के साथ औद्योगिक संबंधों पर नई नई अवधारणाएं का जन्म हुआ।
वो नई नई अवधारणाएं हैं औद्योगिक संबंधों के लिए एकात्मक प्रत्यागम, बहुवादी प्रत्यागम, मानववादी प्रत्यागम, गांधीवादी प्रत्यागम, मार्क्सवादी प्रत्यागम, सामाजिक गतिकी प्रत्यागम और सिस्टम प्रत्यागम। ये हैं अवधारणाएं औद्योगिक संबंधों पर ली गई, ये जो है नई नई जन्म हुई अवधारणाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन सातों अवधारणाओं के बारे में, एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे जो नई नई अवधारणाओं का जन्म हुआ है। जैसे कि एकात्मक प्रत्यागम। एकात्मक प्रत्यागम में कर्मकार और नियोजन एक टीम बना करके काम करते हैं और अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इस प्रत्यागम के अनुसार नियोजक और कर्मकार के बीच सीधा संबंध होता है। इनके बीच किसी भी तरह के संघर्ष की संभावना नहीं होती है। व्यापक संगठन जैसे बाहरी तत्वों की इस संबंध में कोई भी योगदान नहीं होता है। इसमें नियमों का पालन प्रबंधन के द्वारा तथा प्रबंधकीय स्तर पर ही किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार और संवेदनशील होते हैं। दूसरी जो अवधारणा है जिसका जन्म हुआ है वो है बहुवादी प्रत्यागम। बहुवादी प्रत्यागम को विकसित करने का श्रेय जॉन आर कामन को जाता है। किसको जाता है? जॉन आर कामन को, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि समाज बहुत से हितों को रखने वाले लोगों से मिलकर के बनता है, इसलिए समस्या का आना तो अवश्यभावी होती है, लेकिन आपसी संबंध और एक दूसरे पर निर्भरता कहीं न कहीं आपसी समझौते को भी जन्म देती है। यही निर्भरता समस्या के उन्मूलन का कारण बनती है। इस पद्धति को सामूहिक सौदेबाजी भी कहा जाता है। इस प्रत्यागम में, बहुवादी प्रत्यागम में, व्यापार संगठन कर्मचारियों के हितों की संवाहक होते हैं तथा उनके हितों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होते हैं। तीसरी अवधारणा मार्क्सवादी प्रत्यागम। मार्क्सवादी प्रत्यागम को शास्त्रीय प्रत्यागम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इससे रेडिकल प्रत्यागम की संज्ञा भी दी जाती है। कार्ल मार्क्स ने इस प्रत्यागम को अवधारित किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। इनका मानना था कि औद्योगिक संघर्ष सामाजिक संघर्ष का ही एक भाग है। इसमें शोषण की भूमिका नियोजक करता है तथा शोषित कर्मकार का होता है। शोषण की भूमिका नियोजक का होता है और शोषित कर्मकार का होता है। उनका मानना ये भी था कि आज जो भी असमानता है उसके पीछे यही शोषण करने वाले पूंजीवादी लोग हैं। इस तरह कर्मकार श्रमिक वर्ग को एकजुट होना चाहिए। इस तरह से पूंजीवादियों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और एक दिन समानता विशेषकर आर्थिक समानता का समय आ जाएगा। ये थी मार्क्सवादी प्रत्यागम। अगली जो अवधारणा है जिसका जन्म हुआ वो अवधारणा है मानव संबंध प्रत्यागम। मानव संबंध प्रत्यागम को नवशास्त्रीय प्रत्यागम भी कहते हैं। इसको प्रतिपादित करने वाले लोगों में कई नाम आते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण भूमिका है एल्टन माओ का, रोइथिलबर्गर का, हाइटे और होम्स का। इस प्रत्यागम के अनुसार संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब मानव से परे संबंधों को अपनाया जाता है। जैसे यदि कर्मचारी को इस तरह अकेला और निरीह छोड़ दिया जाता है कि उसके मन में नियोजक तथा संगठन के प्रति भाव जो होता है वो नकारात्मक हो जाता है। उस स्थिति में संघर्ष का होना स्वाभाविक होता है। इस प्रत्यागम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी को मानव का दर्जा दिया जाए। वैसे तो मानव सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए उसके सामाजिक संबंधों के महत्व को समझा जाए। इस मानव संबंधों के महत्व को समझ करके प्रबंधकीय संस्था उत्पन्न हुए संघर्षों को समाप्त कर सकती है। अगली अवधारणा सामाजिक क्रिया प्रत्यागम। सामाजिक क्रिया प्रत्यागम को प्रतिपादित करने वाले लोक प्रशासन के महान विद्वान बेवर थे। कौन थे? बेवर थे। इनकी अवधारणा को वेवरियन सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। बेवर की अवधारणा को वेवरियन सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। इनके अनुसार समाज कई स्तरों में बटा हुआ है। ये ही स्तर सामाजिक क्रियाओं की सीमांकन करते हैं।
समाज की प्रकृति आपसी अच्छे बुरे संबंधों की होती है। इन्हीं अच्छे बुरे संबंधों से समाज का क्रियाकलाप तय होता है। यही विचार औद्योगिक परिदृश्य में भी होता है और कर्मचारियों का संबंध नियोजक के साथ अच्छे बुरे हो सकते हैं तथा संघर्ष की भी गुंजाइश हो सकती है। इसलिए लेकिन यदि सहज संबंध को बनाया जाए तो आपसी संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। गांधीवादी प्रत्यागम। इसके तहत औद्योगिक संबंध सत्य, अहिंसा और न्यास यानी ट्रस्टी के आधार पर होता है। गांधीवादी विचारधारा शांतिपूर्वक रहने और कार्यस्थल अहिंसा करने की बात करता है। वैसे तो गांधी विचारधारा, गांधी जी श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस हिदायत के साथ कि इसका उद्देश्य उचित तथा शांतिपूर्वक और बिना किसी हिंसा के होने चाहिए। गांधी जी का मानना ये भी है कि किसी भी तरह के संघर्ष को सत्याग्रह और अहिंसा से निपटा जा सकता है। अगली अवधारणा जिसका जन्म हुआ वो है सिस्टम प्रत्यागम। सिस्टम प्रत्यागम में ऐसा माना जाता है कि औद्योगिक संबंध समाज का एक सब सिस्टम यानी उपतंत्र है, क्योंकि समाज एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें सभी उपभाग किसी न किसी माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। उनके सामूहिक योगदान और जुड़ाव ही सिस्टम को निरूपित करता है। इस सिस्टम प्रत्यागम को प्रतिपादित करने वाले का नाम है जॉन डनलप। जॉन डनलप का मानना है कि नियमों का बनाया जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस नियमों के बनाए जाने में ही श्रमिक प्रबंधक और सरकार की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। R equal to F, R equal to industrial relation system, A equal to actors, I equal to ideology, B equal to body of rules। आगे हम जानेंगे औद्योगिक विवाद के बारे में यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। तो आज़ादी के बाद एक ऐसे विधिशास्त्र का जन्म हुआ जिसे कि औद्योगिक विधिशास्त्र कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व काल में ये विधिशास्त्र अविकसित अवस्था में थी, लेकिन आगे चल कर के देश में उद्योग क्षेत्र में प्रगति होने के साथ ही साथ औद्योगिक विधियों का भी विकास हुआ। औद्योगिक विधियों से भारत का एक बहुत ही बड़ा जन समुदाय प्रभावित हुआ। कुछ लोगों पर इन विधियों का सीधा प्रभाव पड़ता है या इसके अधीन है, जैसे कि उद्योगपति, श्रमिक आदि। ऐसा माना जाता है समाज में कि आपसी संबंधों में समस्याओं का आना जैसे स्वाभाविक होता है, वैसे ही औद्योगिक संबंधों में भी होता है। इसलिए सरकार इन संबंधों से उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए कानून का सहारा लेती है, जिससे न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। भारत में विधि के स्तर पर क्या प्रयास किया गया? भारत में विधि के स्तर पर प्रयास। भारत में औद्योगिक विवाद पर एक कानून 1947 में बनाया गया, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक विवाद अधिनियम कहते हैं, जो कानून 1947 में बनाया गया। इसका विस्तार पूरे भारत में है। इस अधिनियम की कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि कोई भी औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को या तो विवाद से आबद्ध उभय पक्षकारों की सहमति पर या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करना उपयुक्त समझे जाने पर विचार हेतु संदर्भित किया जा सकता है। उक्त न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट को अधिक से अधिक उभय पक्षकारों पर बंधकारी माना जाएगा और इसका प्रवर्तन सामान्यतः सरकार द्वारा किया जाएगा। इसकी विशेषताएं हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में हड़ताल व तालाबंदी पर प्रतिषेध किया जाना, लोकहित अथवा आपात की स्थिति में उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए कतिपय प्रमुख उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा के अंतर्गत घोषित करने के लिए प्राधिकृत है। इस विधान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक न्याय है, यद्यपि ये सामाजिक विधान है। आगे हम इनकी परिभाषाओं को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं औद्योगिक विवाद की परिभाषा के बारे में, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसका मतलब नियोजकों एवं नियोजकों तथा कर्मकारों व कर्मकारों तथा कर्मकारों के बीच का कोई ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन तथा नियोजन के निर्बंध हो, यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या श्रम के शर्तों से संसक्त है।
ऐसे विवाद मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देन है। ऐसे विवाद मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। पूंजीवादी उद्योग के विकास ने जिसका मतलब है उत्पादन साधनों पर थोड़े से साहसियों का नियंत्रण होना, जिसने विश्व में प्रबंध और श्रम के बीच संघर्ष की समस्या पैदा कर दी है। औद्योगिक विवाद में मुख्यतः आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रबंध या व्यवस्था संबंधी 3 कारण होते हैं। अब परिवर्तन के दौर की वजह से औद्योगिक संबंधों या परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। अब व्यक्तिगत संविदा के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी काम में लाई जा रही है। व्यक्तिगत संविदा की जगह पे सामूहिक सौदेबाजी काम में लाई जा रही है। आधुनिक युग में इस प्रकार सामूहिक मांगे ही अधिकांश विवाद का कारण होती है और विवाद का रूप धारण करती है। औद्योगिक विवाद में भर्ती पद्धति, काम की दयनीय दशाएं, हड़ताल, मजदूरी, तालाबंदी, बोनस, महंगाई प्रबंधकों का दुर्व्यवहार, अकुशल प्रबंध तथा नेतृत्व, राजनीतिज्ञों द्वारा भड़काना आदि सम्मिलित हैं। इसके शाब्दिक अर्थ श्रमजीवियों के झगड़े से औद्योगिक विवाद की परिधि अधिक व्यापक है। औद्योगिक विवाद के लिए ये आवश्यक है कि कर्मकारों द्वारा औपचारिक रूप से कोई भी मांग उठाई जानी चाहिए और नियोजक द्वारा इनकार किया जाना चाहिए। औद्योगिक विवाद की परिभाषा में उद्योग शब्द का कहीं भी कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, लेकिन ये आवश्यक तथ्य है कि ऐसा विवाद किसी उद्योग में होना चाहिए। साथ ही नियोजक तथा कर्मकार के बीच यथा संबंध होना चाहिए। आगे हम जानेंगे औद्योगिक विवादों के प्रकार। तो कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से औद्योगिक विवादों की 2 श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियों में रखा गया है इनको, अधिकारों का विवाद और हितों का विवाद। इन 2 श्रेणियों में रखा गया है औद्योगिक विवादों को। सबसे पहले हम जानेंगे अधिकारों के विवाद के बारे में। तो ये विवाद मुख्यतः करारों से संबंधित होती है, जैसे नियोजक और कर्मकारों के बीच करार से उत्पन्न अधिकार। दूसरा औद्योगिक विवाद है तो हितों का विवाद। इस विषय में हड़ताल, वेतन, छुट्टी इत्यादि आते हैं, जैसे कि जब छुट्टी अथवा कामबंदी यानी ले ऑफ से अभिप्राय है नियोजन द्वारा अपने ऐसे कर्मकारों को काम से लौटाना जिनका नाम मस्टर रोल पर पंजीकृत है और जिनकी छटनी नहीं हुई है और जिसका कारण कोयले, विद्युत शक्ति या कच्चे माल की कमी, सभी सामग्रियों की कमी, स्टॉक का अभाव, यंत्र भंग अथवा प्राकृतिक प्रकोप या अन्य किसी संबंधित कारण से कर्मकारों को काम लेने में असफलता, इनकार या असमर्थता है। इस उक्त कारणों से काम देने की असमर्थता या अस्वीकृति अभिप्रेत है। जैसे तालाबंदी, लॉकआउट से अभिप्राय है नियोजक तथा अस्थायी तौर पर नियोजन के स्थान को बंद करना या कार्य को स्थगित कर देना या फिर उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी संख्या को कम काम देने से इनकार कर देना। ये हो गया तालाबंदी वाला विवाद। छटनी यानी रिट्रेंचमेंट। छटनी से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेत है जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न किसी भी अन्य कारण से किया गया हो, लेकिन इसके अंतर्गत कर्मकारों की स्वेच्छा सेवा निवृत्ति अथवा अधिवर्षिता यानी सुपर एनुएशन की आयु पूर्ण हो जाने पर कर्मकार की सेवा निवृत्ति यदि नियोजक एक संबंधित कर्मकार के बीच नियोजन संविदा में उस आशय का कोई अनुबंध है अथवा निरंतर खराब स्वास्थ्य के कारण कर्मकार की सेवा की समाप्ति सम्मिलित नहीं है, कार्य के बंद किए जाने के कारण डिस्चार्ज को छटनी नहीं माना जाएगा और नियोजक तथा कर्मकार के बीच नियोजन संविदा की समाप्ति होने की स्थिति में उसके अनवीनीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मकार की सेवा निवृत्ति अथवा कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान उसे सेवा मुक्त करना शामिल नहीं है। इस कारणों के अतिरिक्त किसी भी कमी के कारण नियोजक कर्मकार को सेवा मुक्त कर सकता है। हड़ताल यानी स्ट्राइक। हड़ताल की बात करें तो हड़ताल से अभिप्राय किसी भी उद्योग में नियोजित किसी भी संख्या में
स्थापना के ऐसे कर्मकारों द्वारा मिलकर के काम रोक देना, समान मजदूरी के अंतर्गत सामूहिक अस्वीकार या किसी ऐसी संस्था में ऐसे कर्मकारों के द्वारा सामान्य इकरार के अनुसार काम बंदी करना है, जिन्हें कि काम करने या नियोजन करने के लिए या काम करते रहने के लिए नियोजित किया गया है। कर्मकार, कर्मकार यानी वर्कमैन। कर्मकार से अभिप्राय शिक्षु यानी अप्रेंटाइज समेत ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो किसी उद्योग में कुशल शारीरिक पर्यवेक्षक तकनीकी या लिपिकीय काम भाड़े यानी हायर या पुरस्कार पर करने हेतु नियोजित है, चाहे नियोजन की शर्तें स्पष्टतया अभिव्यक्ति हो या विवक्षित, और वे सभी व्यक्ति कर्मकार कहे जाएंगे जो विवाद के संबंध में या उसके परिणाम स्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिए गए हैं या जिनकी छटनी कर दी गई है, अथवा जिनकी पदच्युत, उन्मोचन या छटनी के परिणाम स्वरूप उक्त विवाद उत्पन्न हुआ है। कर्मकार की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति नहीं आते हैं। कौन से व्यक्ति नहीं आते हैं कर्मकार की परिभाषा में? आर्मी एक्ट 1950 या एयर फोर्स एक्ट 1950 या नेवी यानी डिसिप्लिन एक्ट 1934 के अधीन जो लोग हो, पुलिस सेवा में नियोजित हैं या कारावास के अधिकारी या अन्य कर्मकार के रूप में नियुक्त हैं, मुख्यतः प्रशासनिक या प्रबंधकीय सेवा में कार्यकार रहे हैं, पर्यवेक्षक हैसियत में नियोजित हैं और 1600 रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी लेता है, वो कर्मकार की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति लोग नहीं आते हैं। आगे हम जानेंगे औद्योगिक संबंधों के लिए राज्य नियम यानी स्टेट रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, और जो लोग आपके फ्रेंड ग्रुप में हैं, जो लोग आपके ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, उनको शेयर करिए। तो क्या है स्टेट रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन? औद्योगिक विवादों का निराकरण। इस अधिनियम में विवादों के निराकरणार्थ कुछ यंत्र की व्यवस्था की गई है। वो यंत्र है समझौते यंत्र यानी कॉन्सिलिएशन मशीनरी, न्यायाधिकरण यंत्र यानी एडजस्टिकेशन मशीनरी, पंच निर्णय तंत्र यंत्र यानी आर्बिट्रेशन मशीनरी। ये 3 यंत्र हैं। हर एक यंत्र के समुचित संचालन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे कि समझौते के यंत्र में जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था है कार्य समिति यानी वर्क कमेटी, सराधन या समझौते अधिकारी यानी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, समझौता बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। न्यायाधिकरण यंत्र के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो है श्रम न्यायालय यानी लेबर कोर्ट, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, और राष्ट्रीय अधिकरण यानी नेशनल ट्रिब्यूनल। नियोजक और कर्मकार भी पारस्परिक विवादों को एक ऐसे यंत्र के द्वारा हल कराने का प्रयत्न कर सकते हैं जिससे पंच निर्णय कहते हैं। नियोजक और कर्मकार भी पारस्परिक विवादों को एक ऐसे यंत्र के द्वारा हल कराने का प्रयत्न कर सकते हैं जिसे पंच निर्णय कहते हैं। ये तीसरे तरह का यंत्र है जिसके माध्यम से विवादों का हल लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। इसके अतिरिक्त जांच न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी विधिक व्यवस्था की गई है जिससे औद्योगिक विवादों के निराकरण में अभीष्ट सहायता प्राप्त होती है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की स्थायी श्रम समिति औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए व्यवस्था के पुनर्गठन तथा नई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो आगे हम जानेंगे पंच निर्णय तंत्र और न्यायाधिकरण में क्या अंतर है। पंचों के अधिकार का उद्भव पक्षों के समझौते से होता है, जबकि अधिकरण के अधिकार नियुक्ति जन्य होते हैं। दूसरी बात यह है कि पंच को न्याय अधिकार नहीं होता है, लेकिन अधिकरण की कार्यवाही न्याय समझी जाती है और उनके अधिकारियों को दीवानी अदालत के अनेकानेक अधिकार प्राप्त रहते हैं। पंचों की नियुक्ति मुख्यतः पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा होती है, जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों की नियुक्ति उचित सरकार करती है। न्यायाधिकरण सदैव एक सदस्यीय होते हैं
न्यायाधिकरण एक सदस्यीय होते हैं, जबकि पंच की संख्या एक या अनेक हो सकती है। पंचों के लिए कोई निर्धारित योग्यता उल्लेखनीय नहीं होती है, जबकि अधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7 में न्यून योग्यता का होना आवश्यक है। अधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7 में न्यून योग्यता का रहना आवश्यक है, जबकि पंचों के लिए कोई भी निर्धारित योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता है। पंच निर्णय की अपील, रिव्यू या रीट पिटीशन उच्चतम न्यायालय में नहीं होती है, जबकि अधिकरण के निर्णय के खिलाफ होती है। पंच निर्णय की अपील, रिव्यू या रीट पिटीशन उच्चतम न्यायालय में नहीं होती, अधिकरण के निर्णय के खिलाफ होती है। अधिकरण की सहायता और परामर्श के लिए सहायकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। नियुक्ति की बात पंचों के संबंध में अनुश्रुत है, लेकिन उलझनपूर्ण मामलों में पक्ष सहायक नियुक्त कर सकते हैं। उलझन के मामलों में पक्ष सहायक नियुक्त कर सकते हैं। अधिकरण के समक्ष पक्षों का प्रतिनिधित्व वकील कर सकते हैं। अधिकरण के समक्ष पक्षों का प्रतिनिधित्व वकील कर सकते हैं, लेकिन पंच के संबंध में कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है। पंच निर्णय कम खर्चीला तथा कम समय लेने वाला होता है अपेक्षाकृत न्यायनीकरण से। न्याय निर्णयन से पंच निर्णय कम खर्चीला और कम समय लेने वाला होता है। जहां तक हर्जे खर्चे का प्रश्न है, पंच निर्णय में उभय पक्ष अपना अपना व्यय भार वहन करेंगे, लेकिन अधिकरण के निर्णय के संबंधों में ये कोई भी आवश्यक नहीं है कि पक्षकार स्वयं सहन करे, स्वयं वहन करे। परिव्यय कौन, कितना, कैसे और कब देगा, इसका निर्णय अधिकरण के साथ ही साथ कर देगा। सरकारों को अधिकार है कि पंचाट की प्राप्ति होने पर उसका प्रकाशन करे, उचित समझे तो उसमें संशोधन करे या उसे अमान्य कर दे। तो ये तो था दोनों में अंतर। औद्योगिक विवाद, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, औद्योगिक विवाद के बारे में है। श्रमिकों का अस्त्र और प्रबंधन तंत्र का अस्त्र। श्रमिकों का अस्त्र की बात करें तो इसमें हड़ताल है। हड़ताल में प्राथमिक हड़ताल, द्वितीयक हड़ताल होता है। वायकाट श्रमिकों का अस्त्र है। पाकेटीय, घेराव, ये सारे श्रमिकों का अस्त्र है। वही प्रबंधन तंत्र का अस्त्र होता है कर्मचारियों का संगठन, तालाबंदी और सेवा से मुक्ति। औद्योगिक विवादों के निपटारे की पद्धति है ये। क्या पद्धति है औद्योगिक विवादों के निपटारे की? राज्य हस्तक्षेप के बिना और राज्य हस्तक्षेप से। राज्य हस्तक्षेप के बिना कैसे हो सकती है? सामूहिक सौदेबाजी के जरिए, यानी समझौते के बिना और समझौते के साथ हो सकती है। राज्य हस्तक्षेप के बिना इच्छा सहित अभिकरण हो सकता है। राज्य हस्तक्षेप से कैसे हो सकता है? द्विपक्षीय कमेटी से, सामूहिक अन्वेषण से, समझौते व मध्यस्थता से और समझौता या अधिनिर्णय के साथ राज्य हस्तक्षेप से हो सकता है। जबकि राज्य हस्तक्षेप के बिना सामूहिक सौदेबाजी से और इच्छा सहित अभिकरण से। सामूहिक सौदेबाजी से समझौते के बिना भी और समझौते के साथ भी हो सकता है। तो ये थे औद्योगिक विवादों के निपटारे की पद्धति। आगे हम हड़ताल एवं तालाबंदी से संबंधित सामान्य नियम को जानेंगे। क्या है नियम हड़ताल और तालाबंदी का? हड़तालों तथा तालाबंदियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाई जाती, लेकिन ये आवश्यक है कि हड़ताल एवं तालाबंदी के पहले कतिपय औपचारिकताओं को पूरा किया जाए। इसका लाभ ये है कि इनको बार बार होने से रोका जा सके और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, राष्ट्र विकास तथा सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न ना हो, सामान्य जनता की असुविधा उत्पन्न ना हो। जन उपयोगी सेवाओं के संदर्भ में धारा 22 हड़ताल पर रोक तो नहीं लगाती है, लेकिन हड़ताल पर जाने से तब तक रोकती है जब तक कतिपय शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। किसमें? धारा 22। धारा 23 में हड़तालों तथा तालाबंदियों के ऊपर सामान्य प्रतिषेध है। धारा 23 में हड़तालों तथा तालाबंदियों के ऊपर सामान्य प्रतिषेध है। उसके अनुसार श्रमिक समूह या संघ कुछ परिस्थितियों में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें कि श्रमिक और समूह तंत्र जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं? समझौते कार्यवाही समझौता अधिकारी के समक्ष लंबित रहते
और समझौते के पश्चात 7 दिनों तक। पंच के समक्ष विचारण के दौरान सरकार हड़ताल को निषिद्ध व अवैध घोषित कर सकती है। यदि कोई विवाद न्याय निर्णय के लिए किसी श्रम न्यायालय अधिकरण राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित है तो विचारण के दौरान तथा उसके पंचाट दिए जाने के 2 महीने के बाद तक भी हड़ताल वर्जित है। और निर्णय यानी सेटलमेंट या पंचाट के प्रवर्तन की कालावधि में यदि कोई पंचाट लागू है या प्रश्नास्पद है तो हड़ताल निषिद्ध होगी। इन परिस्थितियों में श्रमिक समूह या संघ हड़ताल नहीं कर सकेंगे। जन उपयोगी तथा सेवाओं से संबद्ध उद्योगों में हड़ताल की पूर्ववर्ती शर्तें क्या है? तो उपयुक्त जो नियम हैं वो हड़ताल तथा तालाबंदी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। उसमें नियोजित कोई भी व्यक्ति नियोजक या स्वामी को हड़ताल करने से पहले 6 सप्ताह हड़ताल की नोटिस दिए बिना उसके पश्चात ऐसी नोटिस देने की तिथि से 14 दिनों के अंदर उक्त सूचना में निर्दिष्ट तिथि के समाप्ति के पूर्व समझौता प्राधिकारी के समक्ष समझौता कार्यवाहियों के लंबित रहते हुए या उनकी समाप्ति के बाद 7 दिन तक हड़ताल पर नहीं जा सकेगा तथा संविदा भंग यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक यही नियम लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित नियोजकों के लिए भी लागू होता है। ठीक यही नियम लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित नियोजकों पर भी लागू होता है जो तालाबंदी करना चाहते हैं। जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहले से ही हड़ताल या तालाबंदी चल रही है वहां ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। नियोजक पर यह दायित्व है कि वो सरकार के द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी का इस संबंध में सूचना प्रेषित करेगा और वो भी स्पष्ट करेगा कि हड़ताल एवं तालाबंदी किन स्थितियों में प्रारंभ की गई है। इस प्रकार नियोजक तथा तथ्यात्मक प्रतिवेदन नोटिस देने या प्राप्त करने की तिथि से 5 दिन के भीतर उक्त अधिकारी के पास प्रेषित करना आवश्यक है। हड़ताल कब अवैध नहीं होगी? जो कारण हड़ताल को अवैध बनाते हैं उन्हीं के अभाव में हड़ताल वैध होगी। हड़ताल के पहले और बाद नियमों का पालन किए जाने से उनकी अवैधता का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठेगा। हड़ताल करने का मात्र प्रस्ताव पारित करना अनुशासन भंग का कार्य नहीं होगा। हड़ताल करने का मात्र प्रस्ताव पारित करना अनुशासन भंग का काम नहीं होगा। कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावक या अनुमोदक के खिलाफ नहीं जा सकती है। काम पर कुछ ही कर्मकारों के अनुपस्थित रहने को अवैध हड़ताल नहीं कहा जाएगा, बशर्ते वे समन्वित ढंग से ऐसा नहीं करते हैं। और अतिरिक्त काम करने से इनकार करना अवैध हड़ताल नहीं है। यदि किसी भी स्थापना में जो लोक उपयोगी उद्योग नहीं है हड़ताल बिना नोटिस के ही की गई है तो उसे अवैध हड़ताल नहीं कहेंगे। यदि किसी स्थापना में जो लोक उपयोगी नहीं है हड़ताल बिना नोटिस के ही की गई है तो उसे अवैध हड़ताल नहीं कहेंगे। हड़ताल कब अनुचित होगी, कब अनजस्टिफाइड होगी हड़ताल? अवैध हड़ताल को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, अवैध किंतु न्यायोचित हड़ताल और अवैध किंतु अन्यायोचित हड़ताल। हड़ताल को रोकने के क्या उपाय हैं? रोकने के उपाय है मध्यस्थता, तथ्य प्राप्त करना, ग्रहण, व्यादेश और अनिवार्य पंच विवाचन से। हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है? हड़ताल श्रमिकों की एक सामूहिक कदम है जबकि तालाबंदी नियोजक द्वारा उठाया गया कदम होता है। हड़ताल श्रमिकों के द्वारा एक सामूहिक कदम होता है करना, जबकि तालाबंदी जो है ये नियोजक के द्वारा उठाया गया कदम होता है। नियोजक तालाबंदी करते हैं। हड़ताल श्रमिकों का अंतिम हथियार होता है जबकि तालाबंदी नियोजक का अंतिम हथियार होता है। चूंकि हड़ताल में काफ़ी संख्या में श्रमिक सम्मिलित होते हैं अतः ये प्रक्रिया जटिल हो जाती है। तालाबंदी नियोजक करते हैं इसलिए उसकी प्रक्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, हड़ताल में काफ़ी संख्या में श्रमिक शामिल होते हैं इसलिए ये प्रक्रिया जटिल हो जाती है, जबकि तालाबंदी सिर्फ नियोजक करते हैं इसलिए उसकी प्रक्रिया आसान होती है। हड़ताल की प्रक्रिया लंबी होती है, जैसे संघ की बैठक, उसमें प्रस्ताव पारित होना, नोटिस देना।
ये होती है, जबकि तालाबंदी के नियोजक का निर्णय ही पर्याप्त होता है। तालाबंदी में नियोजक काम नहीं लेता है, हड़ताल में कर्मकार काम से मना करते हैं। आगे हम जानेंगे चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी सर्कुलर इकोनॉमी 2019। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपयोग का वो मॉडल है जिसमें कि यथासंभव समय तक वर्तमान सामग्रियों और उत्पादों को साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है। इस प्रकार उत्पादों की जीवन चक्र में वृद्धि होती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था संगोष्ठी 2019 में नीति आयोग के सीईओ ने कहा, अर्थव्यवस्था में अगले 5 से 7 वर्षों में 1.4 करोड़ रोजगार सृजन करने की क्षमता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था संगोष्ठी 2019 में नीति आयोग के सीईओ ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में अगले 5 से 7 वर्षों में 1.4 करोड़ रोजगार सृजन करने की क्षमता है। इसके अंतर्गत पारंपरिक रैखिक आर्थिक मॉडल का त्याग किया जाता है, जो टेक मेक कंज्यूम थ्रो अवे पैटर्न पर आधारित है। इसकी क्या आवश्यकता है? उपभोक्तावाद में वृद्धि बढ़ती घरेलू आय है, जिससे उपभोक्ता व्यय में वृद्धि होती है। उपभोक्तावाद में वृद्धि बढ़ती घरेलू आय है, जिससे उपभोक्ता व्यय में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण आदि के कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, भूमि, वायु, जल आदि पर दबाव बढ़ रहा है। अतः चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से साकार किया जा सकता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण संसाधनों के संकुचित होते भंडार, तकनीकी बाधाओं आदि के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत की निर्भरता, जो आयात के जरिए निर्भरता होती है भारत की, और प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, संसाधन निष्कर्षण, उपभोग से लेकर उत्पाद के नष्ट होने तक उत्पाद के जीवन चक्र के सभी चरणों में बड़े पैमाने पर अपशिष्टों का सृजन होता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था से क्या लाभ है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न हो जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था से प्राकृतिक संसाधनों पर कम दबाव और विषाक्तता पदार्थों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन का भी बेहतर प्रबंधन हो सकता है। आर्थिक समृद्धि की संभाव्यता तथा जीडीपी में भी वृद्धि करने में सक्षम व पुनः उपयोग की प्रवृत्ति से लागत भी कम होती है। विश्व आर्थिक मंच चक्रीय अर्थव्यवस्था से स्थानीय रोजगारें और अर्धकुशल नौकरियों का सृजन कर सकता है। पुनर्चक्र और मरम्मत के क्षेत्र में रोजगार वृद्धि तथा नवाचार प्रक्रियाओं व नवीन व्यापार मॉडल के कारण नए व्यवसायों में वृद्धि होती है। अस्थिरता में कमी और सुरक्षित आपूर्ति संभव है। ये सारे लाभ हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था के। आगे की राह। देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कानून की आवश्यकता है। विनिर्माण चरण में शून्य प्रभाव, शून्य दोष जैसी नीतियों, उपभोग चरण में राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना और निपटान चरण में विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को यदि उचित रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के ताने बाने में चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने हेतु आदर्श नीति हो सकती है। ग्रीन बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, एसडीजी, अलाउंड बॉन्ड जैसे नवाचार युक्त वित्तपोषण साधनों के माध्यम से इन नए अवसरों को साकार करने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। आगे हम जानेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में। विश्व बैंकों के अनुसार ब्लू इकोनॉमी का आशय महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री साधनों का संधारणीय उपयोग करने से है। इसमें महासागरों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अनेक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे मत्स्य पालन, खनिज, नौवहन व बंदरगाह अवसंरचना, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री नवीनीकरण ऊर्जा पर्यटन, समुद्री प्रशासन व शिक्षा आदि। ये इन महासागरों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। ब्लू इकोनॉमी का महत्व क्या है?
अगर इसकी आर्थिक महत्व की बात करें तो महासागरों व गैस संसाधनों का 30% हिस्सा प्राप्त होता है। 90% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। महासागर विश्व अर्थव्यवस्था में 2.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करते हैं। महासागर विश्व अर्थव्यवस्था में 2.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करते हैं। लगभग 60 मिलियन लोग मत्स्य पालन और जलीय कृषि में संलग्न हैं। 60 मिलियन लोग। निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज और रेयर अर्थ मेटल के निष्कर्षण के लिए पॉली मेटालिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स का समुद्र तल से खनन होता है। तो ये तो आर्थिक महत्व की बात हो गई ब्लू इकोनॉमी में। पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो क्या महत्व है पर्यावरण में ब्लू इकोनॉमी का? मैंग्रोव व अन्य वानस्पतिक महासागरीय पर्यावास जीवाश्म ईंधन से निकलने वाली 25% अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड यानी ब्लू कार्बन का प्रक्षालन करते हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से तटीय समुदायों का संरक्षण होता है। एक संधारणीय ब्लू इकोनॉमी वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों 2030, पेरिस जलवायु समझौते 2015 और संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2017 के अंतर्गत अभिव्यक्त विभिन्न प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में सहायता कर सकती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में सागर की भावना को बढ़ावा देकर के ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। भारत द्वारा प्रारंभ कुछ प्रमुख पहल भी हैं। क्या पहल है भारत के द्वारा प्रारंभ? सागरमाला परियोजना, बंदरगाह के विकास को और सक्षम बनाना, बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि तथा आधुनिकीकरण करना, परिवहन की नई लाइनों को विकसित करके आंतरिक भागों से कुशल निवासी व्यवस्था। ये है सागरमाला परियोजना। तटीय आर्थिक क्षेत्र यानी CEZ सभी तटवर्ती राज्यों को सम्मिलित करते हुए सागरमाला के पहल के अंतर्गत 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। तटीय आर्थिक क्षेत्र यानी CEZ नियोजित आर्थिक कॉरिडोर की सक्रियताओं का लाभ उठाने में सहायता करता है। CEZ नियोजित आर्थिक कॉरिडोर की सहक्रियाओं का लाभ उठाने में सहायता करता है। संसाधन अन्वेषण की दृष्टि से भी हिंद महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा। भारत हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ लगातार सहयोग बढ़ा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर व क्वाड आदि के माध्यम से भी सहयोग बढ़ा रहा है। ब्लू इकोनॉमी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? पहली तो चुनौती है तटीय विकास, वनोन्मूलन एवं खनन जैसी गतिविधियों के कारण समुद्री तटीय प्रयासों का भौतिक परिवर्तन व विनाश हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से समुद्री अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और महासागरीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, जैसे समुद्र के स्तर पर वृद्धि व अधिक तापमान, अम्लता, सागरीय धाराओं में परिवर्तन हुए हैं, ये चीजें शामिल हैं इसमें। महासागरीय प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ा है। भू राजनीतिक मुद्दे जैसे दक्षिण चीन सागर, भू राजनीतिक संघर्ष और UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कमजोर करना भी ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है। तो इसके क्या सुझाव हैं? सुझाव ये है कि ब्लू इकोनॉमी की साझा प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय निवेशों को क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग से पूर्ण किया जाना चाहिए। ब्लू बॉन्ड, बीमा आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए। महासागरीय संसाधनों, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों व तटीय पर्यटन के सतत उपयोग में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास द्वारा तटीय समुदायों की क्षमता का विकास किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पुनर्अनुमान करना और उनके प्रति अनुकूल बनना ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से एक अनिवार्य घटक है। UNCLOS वी जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी क्रियान्वयन संपूर्ण विश्व में ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को बढ़ावा देने में एक आवश्यक पहलू है।
आगे हम जानेंगे गिग अर्थव्यवस्था के बारे में। ब्लू अर्थव्यवस्था के बाद आते हैं हम गिग अर्थव्यवस्था में। तो क्या है गिग इकोनॉमी? वस्तुतः ये एक मुक्त बाजार प्रणाली है जहाँ पे स्थायी पद, रोजगार सामान्य सी चीज होती है और संगठन अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। ये लागत, गुणवत्ता और लोचशीलता संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन कर्मियों में फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, अंशकालिक कामगार आदि शामिल होते हैं। नवीन संचार प्रौद्योगिकी ने गिग के लिए एक बाजार निर्मित किया है, जैसे कि ई कॉमर्स ने वस्तुओं के लिए किया है। स्टार्टअप कल्चर का उद्भव भी गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। स्टार्टअप कल्चर का उद्भव भी गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, संगठनात्मक गिरावट और लागत में कटौती ने लचीला व्यवस्था के लिए पेशेवरों के उद्देश्य में योगदान दिया है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपनी शर्तों के आधार पर कार्य करने में मदद करते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपनी शर्तों के आधार पर कार्य करने में मदद करते हैं। क्या है गिग इकोनॉमी के लाभ? पहले तो इसका संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य जानते हैं। तो गिग अर्थव्यवस्था में कौशल अंतराल की पूर्ति होती है तथा स्किल्ड कार्मिकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं। गिग अर्थव्यवस्था में पूर्णकालिक कर्मचारियों की तुलना में गिग श्रमिकों द्वारा अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कम श्रम लागत यानी गिग प्रणाली के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण और कार्यालय लागतों में बचत होती है। गिग श्रमिक उत्पादन के विकास में तेजी लाते हैं और ग्राहकों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। गिग कार्मिक परिप्रेक्ष्य वह व्यक्ति को उसके काम व्यक्तिगत जीवन के प्रबंधन का अवसर देता है। ये फ्रीलांसर को कई स्रोतों से आय अर्जित करने की क्षमता प्रदान करता है। ये विभिन्न संगठनों में गिग कर्मियों के माध्यम से विविध ज्ञान के साथ अधिक अद्यतन कार्यबल निर्मित करता है। महिलाएं भी शादी, बच्चे के जन्म के बाद अपने काम को जारी रख सकती हैं। घर से काम करके कार्यालय से ब्रेक ले सकती हैं। गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को हम जानते हैं। ये कंपनी के कार्य संस्कृति को प्रभावित करती है और कॉरपोरेट संस्कृति और स्थायी कर्मचारी के होने से टीम भावना में ह्रास होता है। गिग अर्थव्यवस्था में नियोक्ता को गिग कार्मिक के साथ हमेशा साझे दस्तावेज गोपनीयता का संकट बना रहता है। गिग कार्मिक को सभी स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार और सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, जैसे कि स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है, ओवर टाइम वेतन नहीं मिलता है, बीमार होने पर अवकाश एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेषतः असुविधाजनक है क्योंकि संचार व प्रौद्योगिकी का अभाव है, विद्युत की उपलब्धता का संकट बना हुआ है। सरकार को गिग कार्मिकों को श्रम कानून का लाभ उपलब्ध कराना चाहिए और बाहरी ठेकेदारों के साथ कंपनियों द्वारा उचित व नैतिक व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षक और उद्योग समूह व्यापक रूप से स्वतंत्र कर्मियों को समक्ष करने हेतु लचीले पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में, यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। तो उद्योग 4.0 इंडस्ट्री 4.0 सामूहिक शब्द है। उद्योग 4.0 इंडस्ट्री 4.0 सामूहिक शब्द है जो कि बहुत सारे समकालिक स्वचालन के द्वारा एक्सचेंज बना विनिर्माण प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करता है। इस सामूहिक प्रणाली से साइबर भौतिक प्रणाली, इंटरनेट ऑफ लिंक तथा इंटरनेट ऑफ सर्विसेज का लाभ एक साथ ले सकते हैं। VEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने भारत में चीनी औद्योगिक क्रांति के लिए श्रम केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत को होने वाले क्या फायदे हैं इससे? भारत चीनी औद्योगिक क्रांति को आधार देने में महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभा सकता है क्योंकि भारत का जन्म तिथि लाभांश बेहतर है। औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग निर्धनता कम करने, किसानों के जीवन में सुधार लाने तथा लोगों का जीवन बेहतर बनाने में कर सकते हैं। भारत दूरसंचार के स्रोत से अपना विस्तार कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा ऑल इनोवेशन मिशन जैसी सरकार के पहल के कारण डेटा उपयोग में भारी वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं।
आगे हम जानेंगे राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के बारे में, यानी नेशनल मिनरल पॉलिसी के बारे में। तो इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? खनन से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए इस क्षेत्र के लिए विनिमय को अधिक प्रभावी करना। ये राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को प्रतिस्थापित करेगी। इसकी विशेषताएं हैं: निजी श्रेणी में खनन के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्रों के खनन को बढ़ाने के लिए समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण करना, परियोजना प्रभावित लोगों और स्रोतों को उनके विकास के लिए जिला खनिज विधि का उपयोग, खनिजों के लिए दीर्घकालिक आयात निर्यात नीति, और इसका लक्ष्य आगामी 7 सालों में खनिज उत्पादन में 200% तक वृद्धि करना है। आगे हम जानते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। तो ये जो कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया, इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इस कार्यक्रम के 3 विजन हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाएं, तथा देश में डिजिटल खाई को कम कर नागरिकों को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना है। ये परिवर्तनकारी कार्यक्रम अवसंरचना, विनिर्माण कौशल तथा डिलीवरी प्लेटफॉर्म की समग्र क्षमता को बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो कि कार्यक्रम में आत्मनिर्भर ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में नेतृत्व करेगा। प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना में नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल पहचान, मोबाइल फ़ोन और बैंक खातों से डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी, पब्लिक क्लाउड के बीच निजी स्थान बनाना और देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस गठित करना है। मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाओं में सभी विभागों या क्षेत्राधिकारियों एकीकृत सेवा प्रदान करना, ऑनलाइन तथा मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्धता, कारोबारी सहजता के लिए डिजिटल रूप में परिवर्तित सेवाएं, निर्णय संबंधी सहयोग प्रणाली और विकास के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS का लाभ उठाना शामिल है। इन नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में वैश्विक डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना, डिजिटल स्रोतों तक आसान पहुंच बनाना, सभी सरकारी दस्तावेजों या प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराना और क्लाउड के माध्यम से सभी के अधिकार सुनिश्चित करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के 9 स्तंभ हैं। कौन कौन से? ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी से सभी को जोड़ना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सबके लिए सूचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी का नौकरियों और अच्छी पैदावार के लिए कृषि कार्यक्रमों में इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का नौकरियों और अच्छी पैदावार के लिए कृषि कार्यक्रमों में इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का पूरा ध्यान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को एकीकृत रूप से लागू करने पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के विभाग के साथ किया जाता है। आगे हम जानेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 क्या है। बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा के आदान प्रदान के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों आधारित विकल्पों का उपयोग शामिल है। किए गए कार्यों को विधिक मान्यता देने तथा सरकारी अभिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में फाइल करने का प्रावधान है। इस अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के माध्यम से संशोधन किया गया है। इस संशोधन में डिजिटल खंडों में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। लक्षित लाभार्थी तक विभिन्न लाभों और सब्सिडी को पहुंचाने के उद्देश्य से संसद में उचित विधेयक प्रस्तुत किया गया है। वैधानिक समर्थन प्रदान करने वाले विधेयक से वास्तविक पात्र लाभार्थी को विभिन्न सब्सिडी और कार्यक्रम के लाभ प्रदान करना सुनिश्चित हो सकेगा। ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निवासी आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा। वो वैकल्पिक होगा, आवश्यक नहीं है।
आगे हम बात करते हैं अटल नवोन्मेष मिशन के बारे में, यानी अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है आगामी वर्षों में विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श करने के माध्यम से नवाचार परितंत्र को पर्याप्त बढ़ावा देना, उद्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित करना, जिसमें सफल उद्यमी बनाने के लिए नवाचार का समर्थन और प्रशिक्षण दी जाएगी। ये इनोवेशन प्रमोशन के लिए ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां पे अभिनव विचार उत्पन्न होते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवा में जिज्ञासा, रचनात्मक और कल्पना को बढ़ावा देना है, कौशल कंप्यूटिंग का वातावरण बनाना है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं अटल इनोवेशन मिशन का। अटल टिंकरिंग लैब यानी ATLS में 6 से 12वीं तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखते हैं तथा विचारों को विकसित करते हैं। अटल टिंकरिंग मैराथन में भारत के सर्वोच्च छात्र नवोन्मेष की खोज हेतु 6 विषयगत क्षेत्र जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी और कृषि तकनीकी में देशव्यापी चुनौती प्रस्तुत करता है। अटल इनोवेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटरों की स्थापना की जाएगी। अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज तथा उत्पाद सृजन को प्रोत्साहन मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक राजनीतिक राष्ट्र निर्माण की पहल है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक रणनीतिक राष्ट्र निर्माण की पहल है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन और यूनिसेफ ने यंग चैंपियंस अवार्ड की घोषणा की है, जिन्हें अटल टिंकरिंग मैराथन द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। आगे हम जानेंगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के बारे में, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को अपनी स्वीकृति दी है, यानी NPE 2019 को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में चीप सेटों सहित महत्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमता को प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उपयोग के लिए अनुकूल माहौल बना करके भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को, यानी ESDM को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा ESMD सेक्टर के लिए माहौल बनाया जाएगा। ESDM की समूची मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन में घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में नई यूनिटों को बढ़ावा देने और वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप क्षेत्रों में उद्योग की अगुवाई में अनुसंधान एवं विकास यानी इंडस्ट्री लेड R&D और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें बुनियादी या जमीनी स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि 5G, LOT, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरण इत्यादि प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप हैं। इस नीति में कुशल श्रम बल उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। इसमें कामगारों के कौशल को फिर से सुनिश्चित करना भी शामिल है। ESDM क्षेत्र में IP के विकास और अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन प्रिंटेड फंड यानी SPF बनाया जाएगा तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला
इस नीति का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 26 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने हेतु आर्थिक विकास के लिए ESDM की समूची मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 2025 तक 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए मूल्य के लिए एक बिलियन यानी 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। इसमें निर्यात के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 600 मिलियन यानी 60 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन करना भी शामिल है। तो यहीं तक रहा हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको मैंने करण चौधरी के बुक से कंप्लीट किया हुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।